नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तेज बहाव के कारण सड़कें बहने से कई लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का आपको बता दें कि चिनूक MI-17 और 3 टैंकर ATF को भेजे गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर आवश्यक सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कांवड़ मेले के तीसरे दिन कांग्रेस ने हरिद्वार में ढोल नगाड़ों के साथ केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री आपको बता दें कि मंत्री प्रसाद नैथानी समेत जिले भर के कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि भाजपा देश भर में नफरत की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रही है। आमजन को भाजपा की असलियत बताने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। निकल रही है, अब जो है अंतिम पड़ाव की तरफ जो है यात्रा पहुंच चुकी है। उससे बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि यात्रा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ढोंग के नाम पर कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को समझते हैं कि वो धर्म के ठेकेदार हैं, और आज जब कांग्रेस यात्रा कर रही है तो उन्हें दर्द हो रहा है कि कांग्रेस अगर मंदिर में चली गई तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे को स्थान ही नहीं बचा। वो तो राजनीति ही धर्म की करते हैं, उनके पास विकास की कोई मुद्दा नहीं है। तो बौखला चुके हैं, उसमें गलत बयान दे रहे हैं, उनसे बयान दे रहे हैं। आप देखिए कितना शहादत से के साथ किस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष जी केदारनाथ यात्रा में जा रहे हैं, पूरी टीम साथ में जा रही है। और पैदल जाना केदारनाथ कितनी बड़ी बात है। ये निश्चित केदार बाबा की कृपा है कि वो लोग इतना पैदल चल पा रहे हैं, उनका मनोबल दिन पर दिन बढ़ रहा है और वो जा रहे हैं। और निश्चित भाजपा वाले तो बौखलाएंगे, उन्हें लग रहा है कि यार हमारा जो है पार्टी खतरे में है, तो उसने वो बौखला रहे हैं। और निश्चित हमारी इस यात्रा बहुत सफल हुई। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पर वार किया, तो हमें निश्चित लगता है कि उनका वार करने का मतलब हमारी। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक नेता दूसरे नेता से आगे निकलने के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ता अलग अलग नेताओं की नारेबाजी कर रहे हैं। इससे साफ है कि यह यात्रा वर्चस्व की लड़ाई की है। पिछले साल देहरादून शहर स्वच्छता की रैंकिंग में देश भर में 68वें स्थान पर था। इसके बाद इस बार वर्ष में आपको बता दें कि देहरादून को देश के टॉप 50 शहरों में लाने के लिए नगर निगम ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमें सेग्रीगेशन, लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग और C&D वेस्ट जैसे बिंदुओं पर पिछले साल कम अंक मिले थे, जिन पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का काम प्रारंभ हो गया है और सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीमें 47 वार्डों में जाकर जन जागरूकता अभियान कर रही हैं, जिसके साथ C&D वेस्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। पिछले वर्ष हमको स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 68वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 68। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 50 शहर में आए। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर पिछले वर्ष हमको कम स्कोर मिला था, जैसे सेग्रीगेशन का पॉइंट था, लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग का पॉइंट था अथवा C&D वेस्ट का पॉइंट था, इस बार उन सभी कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। लीगेसी वेस्ट निस्तारण प्रारंभ हो गया है। सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीमें 47 वार्ड में जन जागरूकता अभियान लगातार कर रही हैं। C&D वेस्ट के लिए भी हम टेंडर प्रक्रिया के चरण पर हैं। तो ये सब चीज़ों पर सुधार आया है और जिन चीज़ों पर हमने पिछली बार अच्छा स्कोर किया था, ये चुनौती भी है कि हम लगातार उस स्टैंडर्ड को। उत्तराखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट में हलफनामा देने के बाद अब सरकार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।
राज्य के नगर निगमों में इस बार मेयर पद के आरक्षण में बदलाव होगा। कहीं महिला सीट पुरुषों के पास जाएगी तो कहीं पुरुष सीट महिलाओं के पास आरक्षित हो जाएगी। सूबे में पहली बार 30% तक ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद 33% सीटें रोस्टरवार महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से ग्राफ गिरा है, उनको मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर अब जो भी चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। नगर निकाय की अगर हम बात करें तो इन्होंने 6 महीने का कार्यकाल एक बार बढ़ा दिया। इनके मंत्री झूठ बोलते रहे कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, लेकिन समय अवधि इन्होंने बढ़ा दी। फिर जब 6 महीने की समय अवधि बढ़ाई तो इन्होंने कहा कि हम समय पे चुनाव कराएंगे 6 महीने के अंदर। फिर उन्होंने 3 महीने का समय बढ़ा दिया, लेकिन इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है। जिस दिन भी राज्य के अंदर नगर निकाय के चुनाव होंगे या पंचायत के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होगा। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, कमिश्नर दीपक रावत बेस अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने भारी अनियमितता देखी। उन्होंने डायलिसिस सेंटर चलाने वाली आउटसोर्स एजेंसी और अस्पताल के सीएमएस को फटकार लगाई। साथ ही 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं या नहीं। हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो PMSN से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपनी DG को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो DM को बताएंगे, DM नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। सेकेंडली मैंने ये भी इनसे कहा है कि पिछले 1 महीने का यहाँ पे CCTV का फुटेज निकालें और ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब कब रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल यूनिट है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो डॉक्टर साहब। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने की। आपको बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन में संगठन द्वारा देश भर में व्यापारी हितों के लिए किए गए कार्य बताए और आगामी संगठन द्वारा होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। आगामी 15 अगस्त को एक शाम व्यापारियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्यापारियों को इंश्योरेंस पॉलिसी देकर सुरक्षित किया जाएगा और शीघ्र हल्द्वानी में व्यापारी भवन बनाने के लिए रणनीति पर काम किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि सरकार आप देख रहे हैं कि शहर बढ़ रहा है और चौड़ीकरण भी हो रहा है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, अगर जो जायज़ है, जो सरकार के जो चौड़ीकरण में दायरे में आते हैं वो तो ठीक है, व्यापारी वहाँ खड़ा है, खुद भी वो अपनी दुकानें तोड़ रहा है। अगर नाजायज़ किसी व्यापारी की दुकान तोड़ी जाती है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा हो, ऐसा नहीं कि बड़ा व्यापारी है तो वहाँ पर उसकी सरकार दुकान तोड़ेगी और छोटे व्यापारी की नहीं तोड़ेगी। सबके लिए नियम एक जैसे हैं। हमारा संगठन और तमाम व्यापारी हल्द्वानी भाई के किसी के साथ भी उत्पीड़न होता है, आपने जैसा देखा होगा, इस संगठन की तब आवश्यकता पड़ी जब दूसरे संगठन काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने संगठन के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से, अगर किसी का उत्पीड़न होता है तो हम 24/7 उसके साथ खड़े हैं। चाहे कोई भी किसी तरीके से कोई पीड़ित होता है, आपको दिखेगा ये प्रैक्टिकल उस व्यापारी के साथ खड़ा हुआ। सर, आपने कहा कि कोई संगठन, देखिए, मैंने हर बार यही बोला है, अगर नॉर्मल काम करना वो काम संगठन का नहीं है, वो कोई भी व्यापारी अपने हैंड से भी कर सकता है। दूसरी बात रही, हमने उन संगठनों को भी बोला हुआ है, जब व्यापारी को कोई दिक्कत होती है, तमाम आप हमें बुलाइए, हम आपको इन्विटेशन दे रहे हैं, उस समय व्यापारी हित के लिए एक मंच पर आप आइए।
क्योंकि हम सब अगर एक होंगे, अगर जिस दिन व्यापारी ये ठान लेगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सारे संगठन जितने भी हैं, चाहे हल्द्वानी में पूरे उत्तराखंड में हो, अगर हम ये कह दें कि सारे व्यापारी हित के लिए अगर इसको मेयर बनाना है, चाहे किसी भी संगठन को, हमें इससे मतलब नहीं है, तो कोई दुनिया की ताकत ऐसे रोक नहीं सकती, क्योंकि व्यापारी के टैक्स से ही सरकार चलती है। और आज हम इसलिए ये बात इतनी बार बार बोल रहे हैं, अगर करा होता तो यहाँ व्यापारी भवन होता। आज हल्द्वानी में पूरा हब है पूरे उत्तराखंड कुमाऊं का, यहाँ एक व्यापारी भवन तक नहीं है। तो आप देखिएगा आने वाले समय में, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर है अपने काम से उन सबको जवाब देना चाहते हैं। अगर इसी संगठन की आज में प्रदेश में जरूरत पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि आप ग्राउंड पे कोई काम प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। धन्यवाद। अखिल उद्योग व्यापार मंडल जो आज इस धरातल पर आया, उत्तराखंड की धरती पर अब नया काम करने के लिए आया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, छोटे जो व्यापारी हैं उनके विकास के लिए ही काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे उनकी दुख परेशानी होती है, उसके लिए धरातल पर उतरने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए ग्रामीण इकाइयों को हम बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार उन व्यापारियों के लिए, हित चिंतन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि और अन्य व्यापार मंडल भी इस शहर में होंगे, लेकिन हमारा व्यापार मंडल हर एक छोटे व्यापारी, ठेले, फल और गरीब तबके के व्यापारी के पास भी जा करके उनके दुख और उनके विषयों को समझने की कोशिश करेगा और जो भी उनकी परेशानी आएगी उनको दूर करने की। रुद्रप्रयाग में हुए रेस्क्यू अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि आज भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्री सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि लिंचोली, भीमोली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड व सोनप्रयाग से रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि यदि किसी का अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो रुद्रप्रयाग पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर उनका विवरण बताएं। फिलहाल विभिन्न आपको बता दें कि पड़ावों में रुके सभी यात्री सुरक्षित हैं और इन स्थानों पर प्रशासन के स्तर से भोजन, पानी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी हर्षवर्धनी से मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं हम सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित ना। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की घटना के बाद अब उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुए 3 छात्रों की मौत के बाद शहरी आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संज्ञान लिया है। शहरी आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कोचिंग संचालकों पर शिकंजा कसते हुए मानकों के जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बहुत दुखद है दिल्ली की घटना जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से मैं क्या पूरा देश आज उस पर उससे हतप्रभ है। ये घटनाएं अपनी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग, हालांकि ठीक है बहुत ज़्यादा बड़ी स्थिति में तो हम लोग नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ होगा हम उसकी कहीं ना कहीं जाँच भी करेंगे और आवश्यकता होगी तो उसकी समीक्षा करने के बाद इस प्रकार का जो कृत्य करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है और बड़े लेवल पे कोचिंग चल रहा है। क्या वजह है कि पहले से हम उसको टारगेट नहीं कर पाते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है और देखिए जहाँ तक पार्किंग की चर्चा आप कर रहे हैं, पार्किंग का जहाँ तक प्रश्न, तो हम लोग लगातार समय समय पर अभियान इसमें चलाते रहते हैं कि बेसमेंट जो है उसका प्रयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाए, अन्य किसी भी अन्य उपयोग के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाए। तो हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते रहते हैं और उसको खाली भी करवाते रहते हैं। इस बार केवल कोचिंग संस्थानों को स्पेसिफिक हम लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं ताकि सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकें। ठीक है, जिन पर नगर निगम ने कार्रवाई करी है या फिर कुछ ऐसे प्रतिष्ठान है जिस पर नगर निगम ने कार्रवाई करी है? जैसे हमें दिल्ली के न्यूज़ हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है
वैसे हमने अपने सफाई जो इंस्पेक्टर है, सुपरवाइज़र है और जो भी कर्मचारी अधिकारी है, उनको ऐसे स्पष्ट निर्देश किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में बेसमेंट को चेक कर लें। बेसमेंट के अलावा और चीज़ भी देख लें कि सेफ्टी मेजर्स उसमें है कि नहीं है, और जैसे टूट खुला है या फिर पार्किंग में किसी प्रकार का और व्यवसाय तो नहीं हो रहा है। इस संबंध में ये भी है कि मीडिया से भी हम लोग टाइप कर देंगे ताकि उनके द्वारा किस प्रकार के नक्शे पास भी होंगे। तो अभी तक 29 तारीख को जो हमारी टीम के द्वारा 6 स्थानों पर इसमें कार्रवाई की गई है। बेसमेंट में पानी जल भराव था, लेकिन और व्यवस्था तो देखा नहीं गया है, और जल भराव था और गंदगी थी, और लार्वा की जो स्थिति को देखते हुए उन्होंने चालन किया है 10,000 का, जिसमें आनंद स्वीट शॉप है और आकाश इंस्टीट्यूट है तो मुख्यतः है, बाकी 6 और है। इस प्रकार से हम लोग की जो इंस्पेक्टर है फील्ड में जा रहे हैं, हम लोग भी इसको सुपरविजन कर रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई सूचना मिलता है तो हम लोग उसको भी ट्रेस कर रहे हैं, और आप लोग के माध्यम से भी मिलेगा तो हम लोग उसमें अपना नजर में रखेंगे। कितना जुर्माना लगाया गया है इसमें? 10,000 का। भविष्य में अगर बात करें तो क्या अभियान चलता रहेगा? नहीं, अभियान बिल्कुल चलता रहेगा। वैसे भी हम लोग बिल्कुल चलाते आए हैं। जब दिल्ली वाला प्रकरण हुआ था जो हाईलाइट हुआ काफ़ी, और किसी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए वहाँ पर अगर किसी प्रकार की व्यवस्था चला तो उसका अनुमति क्लास है कि नहीं है तो उसके साथ में सेफ्टी मेजर्स है कि नहीं है, अग्नि का हो, लाइट का हो, सब चीज़ है, ड्रेनेज का है, ये चीज़ को हम लोग चलते हैं जो हमारे। देखिए, दिल्ली की घटना बहुत ही दुखद है, और उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई घटना ना हो इसके लिए सरकार ने और हमारे विभागों ने इनिशिएटिव लिया है, और तमाम जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनकी सबकी जांच के लिए भी सरकार ने बोला है कि ये नॉर्म्स के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहाँ पर ये चल रहे हैं, सभी चीज़ों पर जो है प्रशासन देख रहा है। फिर जो गलत होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी घटना उत्तराखंड में न घटे इसको लेकर के सरकार काम करे। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि जब कोई घटना घटित होती है, राज्य की बात करें तो तभी जो है विभाग जाते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? देखिए, सभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सभी अपने जब भी जिस भी संस्था से, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, सभी लोग अपने अपने शपथ पत्र देते हैं, अपने अपने चीज़ें उस समय देते हैं। अगर जो किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी अगर जो पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाए। निश्चित ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इन्हें खिलवाड़ किया जाती है जा रहा है सरकार के द्वारा। आज जो इतने बड़ी जितने भी कॉलेज स्कूल के जो चल रहे हैं, उनकी पार्किंग है या कुछ ना कुछ तो वहाँ नीचे बना ही हुआ है, तो निश्चित सरकार को पहले कदम उठाना चाहिए। जब कहीं घटना हो जाती है उसके बाद धामी जी जागते हैं कि मैं भी करूँगा, इससे पहले धामी जी को याद नहीं आता। जहाँ कहीं कुछ होगा तो धामी जी को फिर उसके बाद याद आता है। तो आप पहले बने, दूसरे ना बने। आप हर जगह दूसरा तीसरा बनने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। आप इसका बच्चों की जान का विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा, और जो भी पार्किंग वाली जगह में चीज़ें बन रही है वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन अक्सर पाया गया है स्कूल और कॉलेज जो भी बनाए जा रहे हैं वो सब नदी नालों के किनारे या पार्किंग वाली जगह बनाए जा रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पे सरकार को इस पर सक्सेसफुल कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित ARTO कार्यालय में जब ARTO विमल पांडे से लोगों के ऊपर बकाया टैक्स के विषय में वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 36 करोड़ का बकाया टैक्स हमारे यहाँ ऑफिस में बकाया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स वसूल करने के लिए इन्फोर्समेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा हम लोग फ़ोन भी करते हैं और नोटिस भी भेजते हैं और वसूली पत्र भी जारी करते हैं। उन्होंने बताया कि हम नए वित्तीय वर्ष में 350 से अधिक वसूली पत्र जारी कर चुके हैं और 1000 से ज़्यादा नोटिस जारी किए हैं। बकाया पर अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को लगभग 36 करोड़ रुपया का बकाया टैक्स हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर शो कर रहा था, और बकाया पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बकाया वसूल करने के लिए। एनफोर्समेंट भी होते हैं। आज ही विदाउट टैक्स 3 या 4 व्हीकल सीज किए गए हैं। उसके अलावा हम लोग नोटिस भी भेजते हैं, फ़ोन भी करवाते हैं और वसूली पत्र भी जारी करते हैं। लगभग अभी इस नए वित्तीय वर्ष में हम लोग 350 से अधिक वसूली पत्र जारी कर चुके हैं और 1000 से अधिक हमने नोटिस जारी कर दिए। लगभग 1000 वाहन होंगे जो बकाया में हैं। और वसूली की बात करें तो 2 करोड़ से अधिक की वसूली केवल इसी वित्तीय वर्ष में की जा चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जन सामान्य से ये कहना चाहूँगा कि अगर उनका भी कोई कमर्शियल वाहन है और उसका बकाया चल रहा है
तो वो उसको तुरंत ही जमा करा दें, क्योंकि अगर वसूली पत्र जारी हो जाता है तो फिर 100% पेनल्टी के साथ उन्हें जमा करना पड़ता है। और ये जितना विलम्ब आप करते जाते हैं उतना अधिक पेनल्टी 5% प्रति माह की दर से बढ़ती जाती है और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है। तो कहीं इन्फोर्समेंट में आपके वाहन को सीज किया जा सकता है, वसूली पत्र जारी किया जा सकता है, इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। उससे बचने के लिए यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कोई बात ऐसी है कि किसी विशेष कारण से आप जमा नहीं कर पाए, तो जो नियमानुसार प्रावधान है उनका प्रयोग करते हुए आपको पेनल्टी में छूट दे करके आपकी मदद भी की जाएगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उनका कोई बकाया का ऐसा केस है तो वो सीधे आकर के मुझसे कार्यालय में संपर्क करें। सर, लोगों का कहना है कि अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर जो है 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया है, तो वो चाहे कि साहब किस्तों में अगर हम कर दें, तो क्या ऐसा भी प्रावधान नहीं है? देखिए, किस्तों में करने का प्रावधान नहीं है, किस्तों में करने का प्रावधान नहीं है, बट हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 1-1.5 लाख वाले जो लोग होते हैं वो वही होंगे जिनके 2018-19 से टूटे होंगे और पहले से टूटे होंगे। तो उनको हम ऐसा कर सकते हैं कि कोविड की छूट मिली है बीच में, तो कोविड की छूट जब तक मिली है एक पार्ट वो जमा कर लें, फिर हम कोविड की छूट दे दें, फिर सेकंड पार्ट उसके बाद जमा कर लें। ऐसी छूट उनको ऐसा मौका मिल सकता है 2 पार्ट में कोविड की छूट के थ्रू, अदरवाइज एक साथ ही जमा किया जाए। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।